आज हम लोग बात करेंगे आवेशन की विधियां तथा प्रेरण। आज आप लोग को लिख करके बताएंगे और हम देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे ये इसको पसंद कर रहे हैं। आवेशन की विधियां तथा प्रेरण। मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इंडक्शन। लिखिए बाबू, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इंडक्शन। और सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे चालकीय विद्युतीकरण। चालकीय विद्युतीकरण, चार्जिंग बाय कंडक्टेंस या कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम लोग आवेशन की विधियां तथा प्रेरण पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहला आप लोग को पॉइंट बताएंगे चालकीय विद्युतीकरण किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग लिखिएगा, चालकीय विद्युतीकरण क्या है या किसे कहते हैं। चालकीय विद्युतीकरण क्या है, चालकीय विद्युतीकरण क्या है ना। चलिए हेडिंग लिख लिए बाबू। बोर्ड पर अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा चालकीय विद्युतीकरण किसे कहते हैं। देखिए हम इस फिगर को बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ पर कैसा आवेश है, ऋणावेशित है। पदार्थ कैसा है, ऋणावेशित है। और ये पदार्थ कैसा है, ये पदार्थ कैसा है, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित पदार्थ कहलाएगा। कैसा पदार्थ कहलाएगा, अनावेशित। अब देखिए, जब हम इस पदार्थ को इस पदार्थ से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं। जब इस आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के साथ क्या करेंगे, स्पर्श कराते हैं, तब इसका आवेश इसमें आता है। तब हम क्या करेंगे बबुआ, ये हम फिगर बनाएंगे इस तरह से और ये बन जाएगा ये। अब देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन था और जब संपर्क में हुआ तो ये आधा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बांट लिया। तो इस तरह से जो आवेश होता है, इस प्रकार के आवेश को हम लोग चालकीय विद्युतीकरण कह देते हैं। तो चालकीय विद्युतीकरण का अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो कहेंगे क्या, जब कोई आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ के साथ स्पर्श करता है तब अनावेशित पदार्थ पर आवेशित पदार्थ के बराबर आवेश आ जाता है, आवेश आ जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चालकीय ना विद्युतीकरण कहते हैं। चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए, जब कोई आवेशित पदार्थ ना, जब कोई आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ के साथ स्पर्श करता है, देखिए ये आवेशित पदार्थ है, ये अनावेशित है, जब दोनों एक दूसरे के संपर्क करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो एक दूसरे से आवेश ट्रांसफर कर लेता है, इसका आवेश कुछ इसमें आ जाता है। इस प्रकार के आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है स्पर्श करने के बाद, तो इसे हम क्या कहेंगे, चालकीय विद्युतीकरण। बात समझ में आ रहा है? इसको आप नोट करके फिगर बना लीजिए, नोट करके फिगर बना लीजिए आप लोग। हो गया बाबू? फिगर लिख लिए, बना लिए? चलिए, ये चालकीय विद्युतीकरण हो गया। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, घर्षणात्मक विद्युतीकरण। लिख लिए बाबू? मिटा दें? अब हम लोग ये चालकीय विद्युतीकरण में देखें कि जब कोई आवेशित चालक पदार्थ अनावेशित चालक के पदार्थ के संपर्क में आता है, तो दोनों बराबर रूप से आवेश क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आवेश उत्पन्न होता है ना अनावेशित पदार्थ में, ऐसे पदार्थ को हम चालकीय विद्युतीकरण कहते हैं। ठीक है? अब घर्षणात्मक विद्युतीकरण की बात करेंगे, लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, घर्षणात्मक विद्युतीकरण। घर्षणात्मक विद्युतीकरण चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षणात्मक विद्युतीकरण चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षणात्मक विद्युतीकरण चार्जिंग बाय। अब ध्यान से इसको आप समझ लीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि जब आप लोग घर से सुबह सुबह चलते हैं तो हम लोग कंघी करके चलते हैं, बाल झाड़ के चलते हैं। तो बाल झाड़ करके जब चलते हैं तो बाल झाड़ने के समय में जो कंघी होता है वो आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है ना। और जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसे वो आकर्षित करने लगती है। तो ये जो चार्ज हो रहा है, आवेशित होती है कंघी, वो किसके कारण? घर्षणात्मक विद्युतीकरण के कारण। घर्षण हो रहा है ना, रगड़ते हैं ना जी, बाल झाड़ने के टाइम में क्या होता है? रगड़ाता है। रगड़ाने का मतलब होता है उससे आवेश उत्पन्न होता है, ऐसे को बोलते हैं क्या? घर्षणात्मक विद्युतीकरण। हम लोग का अक्सर ये कॉलर जो होता है वो गंदा हो जाता है, कभी सोचे हैं क्यों? जब हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो ये बार बार ये मुड़ रहा है, ये घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण इसमें आवेश आ जाता है। ऐसे ऐसे मुड़ी करते हैं तो ये कॉलर में क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो आसपास जो धूल गर्दा उड़ता है, वो धूल गर्दा जैसे ही हाथ पे बैठता है, गर्दन पे बैठता है, उस धूल गर्दे को वो अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण ये कॉलर जो होते हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, काले जल्दी हो जाते हैं। तो किसके कारण? घर्षणात्मक विद्युतीकरण के कारण। और आपको बता रहे हैं कि जब पॉलिस्टर कमीज आप पहनते हैं, पॉलिस्टर चिकना जो होता है कपड़ा, पॉलिस्टर कमीज जब आप पहन करके अंधेरे में निकालिएगा तो देखिएगा क्या, उसमें से चिंगारियाँ उत्पन्न होने लगती है, चिंगारी निकलती है। ऐसा क्यों? तो कपड़ा पहनने से क्या होता है, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं तो घर्षण होता है। तो पॉलिस्टर के कपड़ा में ज़्यादा
ना आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब खोलिएगा अंधेरे रूम में तो चट 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 आवाज करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो लिखेंगे क्या, लिखिए, घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश को घर्षणात्मक विद्युतीकरण कहते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न विद्युत आवेश को घर्षणात्मक विद्युतीकरण कहते हैं। घर्षणात्मक विद्युतीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में कहेंगे पॉलिस्टर की कमीज को अंधेरे कमरे में उतारने पर, अंधेरे कमरे में उतारने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, पॉलिस्टर की कमीज को अंधेरे कमरे में उतारने पर क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, शुष्क बालों से कंघी फिराने पर कंघी आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है। याद रखिएगा, ये सब जो है एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे? घर्षणात्मक विद्युतीकरण के एग्जाम्पल हैं। नोट कर लीजिए, हो गया? तो याद रखिएगा, शुष्क बालों में, गीले बालों में नहीं। शुष्क का मतलब होता है सूखा बाल। सूखे बाल में घर्षण होगा, गीला में घर्षण नहीं होगा। तो शुष्क बालों में जब कंघी फिराते हैं तो क्या होता है? घर्षण के कारण कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। जब हम पॉलिस्टर की कमीज को अंधेरे कमरे में उतारते हैं तो उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये सब जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो कहेंगे घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? घर्षणात्मक विद्युतीकरण। क्या कहेंगे? घर्षणात्मक विद्युतीकरण। बात समझ में आया? चलिए, नोट में ध्यान से समझिएगा, स्पेशल नोट की बात करते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु धनात्मक कब कही जाती है? कोई भी वस्तु धनात्मक कब कही जाएगी? जब वह वस्तु अपने में से आवेश किसी को देता है। तो जो वस्तु आवेश को त्यागता है वह वस्तु धनात्मक कहलाती है, और जो वस्तु आवेश को लेता है वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिएगा नोट। जो पदार्थ, लिख लीजिए, जो पदार्थ अपने में से इलेक्ट्रॉन
त्याग करता है, त्याग करता है, त्याग करता है या देता है। जो पदार्थ अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह पदार्थ धनात्मक कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित पदार्थ कहलाता है। याद रखिएगा, धनावेशित पदार्थ का मतलब होता है कि वह अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, यानी कि दूसरों को दे देता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह पदार्थ ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है। याद रहेगा ना। हम लोग गांव में बोलते हैं कि वो फलाना बहुत धनी है, वो फलाना बहुत गरीब है। तो धनी उसको नहीं बोलेंगे जिसका 10 ताला बिल्डिंग है, उसको नहीं बोलेंगे जिसका 50 बीघा खेत है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं वो धनी है। नहीं, धनी वो नहीं है। धनी वो व्यक्ति है जो हमेशा दान करता है, पैसे का हमेशा क्या करता है, दूसरों को हेल्प करता है, मदद करता है। हमारे मोहल्ले में भी एक वकील साहब हैं ना, और 3 ताला बिल्डिंग, उनकी वाइफ जो है हेडमास्टरीन है, मतलब 60,000 रुपये महीना कमाती है। उनका बेटा प्रोफेसर है, सोच लीजिए, उनका बेटा प्रोफेसर है, उनकी बेटी का मतलब नौकरी लग गया है और शादी भी हो गया, और 3 ताला बिल्डिंग है उनके घर में। अब बेटा प्रोफेसर है तो पटना रहता है, वह है नहीं अभी यहाँ पे। अब दिन भर बीवी स्कूल में, अब बेचारे अब चूँकि एज हो गए हैं, अब रिटायर होने वाली हैं। अब समझिए कि हस्बैंड वाइफ 2 लोग रहता है 3 ताला बिल्डिंग में, कोई नहीं रहता है। और अभी सरस्वती पूजा का समय चल रहा है, हर साल बच्चे जाते हैं चंदा मांगने के लिए, चंदा दीजिए, 1 रुपया नहीं निकलता है, 1 रुपया चंदा नहीं देते हैं। तो सवाल ये है कि वो बिल्डिंग रहने से वो धनी नहीं कहलाएंगे। धनी वो व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने धन के दान करता है, चाहे भले उसके बगल में झोपड़ी वाला हो, वो भले कहेगा देखो भैया हम 50 रुपया दान करेंगे, तो कहलाएगा वो धनी आदमी। धनी उसको नहीं कहेंगे जिसका 50 बीघा खेत हो, 10 ताला मतलब या 5 ताला बिल्डिंग हो, उसको धनी नहीं कहेंगे। धनी का मतलब होता है जो अपने धन को दूसरों को हेल्प करता हो, धन से दूसरों को हेल्प करता, उसी को धनी। वो तो महाकंजूस है, हम लोग बोलते हैं उसको, वो हमारे गांव में महाकंजूसी नहीं, मक्खीचूस है। सोच लिए, मक्खीचूस वाला कहानी पढ़े होंगे नहीं, कि एक चाय के प्याली में अगर मक्खी भी गिर जाए तो मक्खियों को चूस लेता है, कहीं उस चावा उसमें चला मत जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, मक्खी चूस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव मोहल्ले में, कंजूस और मक्खी चूस, कि जो 1-2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया दान तक नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को धनी कभी नहीं कहेंगे। धनी का मतलब होता है हमेशा देने वाला, और गरीब का मतलब होता है हमेशा क्या, लेने वाला ना। हम लाख सूट बूट पहन करके रोड पर चले, लेकिन दोस्तों से कहें यार 100 रुपया दो ना, 100 रुपया दो ना, है तो सूट बूट पहन लेने से कोई धनी थोड़े नहीं कहलाएगा।
धनी वही कहलाएगा जो हमेशा दान करता हो। आजकल सूट बूट वाला ज़्यादा गरीब है ना, सिंपल परिवार वाला तो वो तो भैया आराम से सबको हेल्प करता है, सबको मोटिवेट करता है। लेकिन जो सूट बूट वाला रहता है ना, वो ज़्यादातर दूसरे से खाने की कोशिश करता है, दूसरों को बुड़बक बनाने की कोशिश करता है, लेने का कोशिश करता है। तो याद रखिएगा, एक ही फंडा है, जो देता है वो धनात्मक होता है, जो लेता है वो ऋणात्मक होता है। समझ में आ रहा ना। अब देखिए कुछ पदार्थों को हम लोग जानेंगे कि कौन धनात्मक पदार्थ है और कौन ऋणात्मक पदार्थ है ना, क्योंकि ये प्रवृत्ति होती है, इंसान की नेचर होती है कि मांगना। कुछ इंसान का नेचर होता है कि देना। जैसे कुछ बच्चे दोस्त बना लेते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा खर्चा करते रहते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं भले पैसा वाला हो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्त का ही खाएगा। खिलाओ, समझ लीजिए, पैसा है उसके पास और उसके दोस्त के पास गरीब है, लेकिन फिर भी वो खर्चा कर रहा है। तो खर्चा कर रहे हैं मतलब वही जिसको हम गरीब कर रहे हैं वही अमीर है, क्योंकि वो दे रहा है, खिला रहा है अपने दोस्त को जो पैसा वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक टेबल बनाइए इस तरह से, एक धनात्मक पदार्थ और दूसरा का ऋणात्मक पदार्थ। धनात्मक पदार्थ और ऋणात्मक पदार्थ। इस तरह से टेबल बनाइए और टेबल में एक तरफ लिखेंगे धनात्मक पदार्थ और दूसरी तरफ ऋणात्मक पदार्थ। जो भी बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो है कि जो बच्चे गांव से हैं, जो दूर दराज से हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, उनको ये वीडियो पहुँच जाए और अपने क्लास 12 का एक एक टॉपिक हमारे चैनल पर पढ़ लें। याद रखिएगा, अपने दोस्तों को हेल्प करिए। कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी का भला करता है जो क्या करता है, वो अपना भला। याद रखिएगा, इसलिए पहले आप पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये कब होगा, जब बेल आइकन दबाए हुए रहेंगे, सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, तभी तक आपके पास पहुंचेगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं, एक धनात्मक पदार्थ और दूसरा का ऋणात्मक। जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ का होगा बबुआ, कांच की छड़ ना धनात्मक होगा और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होगा। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो रेशम पे किस प्रकार का आवेश होगा। क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश होगा। कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होगा, धनात्मक होगा। बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, फर या ऊन या बाल। अगर हम लोग इस पर अगर एबोनाइट या अंबर या रबर से अगर रगड़ते हैं तो फर या ऊन या बाल ये हमेशा धनात्मक होते हैं, और एबोनाइट कहिए, अंबर कहिए या रबर कहिए, ये सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं।
एग्जाम में पूछेगा जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ का आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और फर जो होगा वो, बात समझ में आ रहा है, नोट करिए। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सूखे बाल, और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे प्लास्टिक की कंघी। कंघी, जब हम प्लास्टिक की कंघी को अगर सूखे बालों में फेरते हैं, प्लास्टिक की कंघी से बाल झाड़ते हैं, तो प्लास्टिक की कंघी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और सूखे बाल जो होता है वो धनात्मक होता है। नोट कर लीजिए, हो गया बाबू, लिख लिए। तो याद रखिएगा ना, एग्जाम में आता है कि जब किसी रेशम के कपड़े में कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ कैसा होता है, कांच की छड़ कैसा होता है, धनात्मक होता है, और रेशम के कपड़ा कैसा होता है, ऋणात्मक। याद रहेगा ना, जब हम फर या ऊन या बाल पर एबोनाइट की छड़ को अगर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक होती है, फर या बाल धनात्मक होता है। जब हम सुबह सुबह बाल झाड़ करके आते हैं पढ़ने के लिए तो जो प्लास्टिक की कंघी होती है वो ऋणात्मक होती है और बाल जो होता है धनात्मक। बात समझ में आ रहा ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखिए ऋणात्मक और धनात्मक तो समझ गया। अब यहाँ पे देखिए जो भी ऋणात्मक पदार्थ होते हैं इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और जो भी धनात्मक पदार्थ होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये जो पदार्थ होते हैं धनात्मक में द्रव्यमान की मान में कमी होती है। धनात्मक में क्या होती है, द्रव्यमान के मान में कमी होती है, लेकिन जो ऋणात्मक पदार्थ होते हैं ऋणात्मक पदार्थ में द्रव्यमान के मान में वृद्धि होती है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।